हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत में बहुत सारे ऐसे छोटे बैंक्स हैं, लगभग 300 के आसपास ऐसे छोटे छोटे बैंक्स हैं जिनमें बहुत सारी पेमेंट से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं वो आज प्रभावित हुई हैं। तो इस बात की हालांकि पर्याप्त संभावना है कि आप में से शायद किसी को इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा होगा। आप में से किसी को हो सकता है आप में से कोई इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ हो, क्योंकि यह घटना जो देखने में आई ये बहुत छोटे छोटे बैंक्स जो हैं, जो आमतौर पे बड़े स्थानीय होते हैं, बहुत लोकल बैंक्स होते हैं, एक ही शहर या एक ही जिले इत्यादि में केंद्रित होते हैं। आमतौर पे ऐसे बैंकों पे यह घटना देखने को मिली और इसका कारण है रैंसमवेयर की एक घटना। तो अब जो है अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि यह पूरा मामला वास्तविकता में है क्या, यह कैसे हुआ और यह रैंसमवेयर क्या चीज होती है और यह किसी भी व्यवस्था को, किसी भी सिस्टम को कैसे प्रभावित करती है। इस पर हम लोग अगले 5 मिनट में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारे जो बिगिनर मित्र हैं, जो अभी एकदम यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वो भाई एजे लाइव कोड लगा के सिर्फ 32,999 में हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच जो है इसमें हम लोग एकदम बिगिनिंग से होता है सब कुछ, क्योंकि देखिए आमतौर पे प्रतिज्ञा बैच में भी सब कुछ शुरुआत से होता है, लेकिन उसमें एक गति होती है क्योंकि सिलेबस को हमको 1 साल के अंदर खत्म करना होता है। लॉन्ग टर्म बैच में वो गति बहुत ज्यादा धीमी होती है। इनफैक्ट जो आपको पहली बार पढ़ाया जाता है उसमें आपको बहुत ज्यादा बेसिक चीजें ही पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद फिर अगले राउंड में आपको हम यूपीएससी के स्तर का पढ़ाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ के पर्याप्त तैयारी करने का मौका मिलता है। बाकी सारी सुविधाएं P2I बैच वाली मिलती हैं आपको 2026-27 कोई सा भी प्री अगर आप निकालेंगे तो आपको मेंस रेफिडेंशियल सुविधा का लाभ मिलेगा। तो एजे लाइव कोड लगाइए 32,999 में आज ही जुड़ जाइए। 5 अगस्त को शाम 6 बजे से क्लासेस इसमें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो भाई सबसे पहले यह समझते हैं कि ये हुआ क्या है, ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं। तो भाई एक देखिए, बैंक जो होते हैं, बैंक अपने पेमेंट्स इत्यादि कराने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आप भी जानते हैं आजकल यूपीआई है या इंटरनेट बैंकिंग है, या यहां तक कि अगर आप अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहे हैं तो वो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी तकनीक पर आधारित है। तो बैंक कोई टेक्निकल कंपनी तो है नहीं, तो बैंकों के पास ये स्पेशलाइजेशन नहीं होता, बैंकों के पास ये स्किल सेट नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा तकनीकी उत्पाद बना पाएं। तो इसके लिए कई बार बैंक क्या करते हैं, किसी कंपनी का सहारा लेते हैं। कुछ टेक्निकल कंपनी है जिनको हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। बैंक उन कंपनियों से चीजें बनवाते हैं, अपने मॉडल, अपने मॉड्यूल बनवाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही एक कंपनी का नाम है सी-एज। सी-एज नाम की एक कंपनी है और यह कंपनी बनाई किसने है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, SBI और TCS ने मिलकर यह एक जॉइंट कंपनी खोली है जिसका नाम है सी-एज। तो सी-एज क्या करती है? ये बहुत सारे छोटे बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं, जो टेक्निकल सुविधा होती है वो उपलब्ध कराती है। छोटे बैंकों को जो पेमेंट वाला इंटरफेस होता है पूरा, वो ये प्रदान करती है, वो ये बनाकर देती है। ठीक है भाई, छोटे बैंकों को बेसिकली ये जो भारत का जो कॉमन पेमेंट नेटवर्क है वो आप जानते हैं NPCI मैनेज करता है। भले ही वो यूपीआई हो, भले ही वो NEFT हो, ये सारे पेमेंट गेटवे जो हैं, ये सारे पेमेंट के तरीके NPCI मैनेज करता है। तो इन छोटे छोटे बैंकों के पास तो इतना धन होता नहीं है, इतना पैसा होता नहीं है कि भाई ये अपने खुद के सिस्टम बना पाए, और इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं होती। तो ये आमतौर पर सी-एज जैसी, सी-एज एक बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, तो सी-एज जैसी कंपनियों को ये काम देते हैं कि भैया हमारे बैंक के कस्टमर्स को भी आप इन सारे नेटवर्क से जोड़ दीजिए। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो बहुत सारे, लगभग तकरीबन 300 के आसपास बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम जो है ये वाला सी-एज को दे रखा था। तो सी-एज कंपनी पर क्या हुआ? एक रैंसमवेयर हमला हो गया। अब ये रैंसमवेयर क्या होता है इसको समझते हैं। रैंसम समझते हो? रैंसम कहते हैं फिरौती को। जैसे मान लीजिए किसी का अपहरण कर लिया गया, तो अपहरण करने के बाद अक्सर ऐसा माना जाता है ना कि अगर आपको भाई किसी के बच्चे का अपहरण हो गया और उससे कहा जाता है कि अगर आपको अपना बच्चा सही सलामत वापस चाहिए तो इतने लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो। ये रैंसम होता है, फिरौती। रैंसम का मतलब होता है फिरौती।
ठीक है। और फिरौती आप कब लेते हो? जब किसी की कोई वैल्यूएबल चीज आपके पास हो। भाई आप किसी का कोई ऐसा सामान लेके जाओगे जिसकी उसे कोई वैल्यू नहीं है और आप फिरौती मांगोगे तो कोई नहीं देगा। लेकिन आप किसी के परिवार का सदस्य ले जाते हो, किसी का बच्चा ले जाते हो, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति फिरौती देता है, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करता है। तो टेक्निकल मामलों में बेटा क्या होता है, कई बार ये क्या होते हैं, रैंसमवेयर कौन लोग करते हैं? हैकर्स करते हैं। ये क्या करते हैं? आपके सिस्टम को हैक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास यहां पे मेरा सिस्टम है जिसके जरिए मैं आपके साथ क्लास ले पा रहा हूं। तो अब मान लीजिए, और चलिए मेरे पास तो सिस्टम में ऐसा कोई डेटा नहीं है, मेरी ज्यादातर क्लासेस सेम डे लाइव हो जाती हैं, लेकिन मान लीजिए अपने सिस्टम पे एग्जांपल दे रहा हूं केवल, मैंने पूरे हजारों घंटे के लेक्चर बना के रखे हुए हैं। अब ये तो यार मेरी साल भर की मेहनत होगी, हजारों घंटे के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया और अपने सिस्टम पे रखे हुए हैं मान लीजिए, तो मेरी सालों की मेहनत है ये तो। अब अचानक से क्या किया, किसी हैकर ने मेरे सिस्टम को लॉक कर दिया। अब वो व्यक्ति मुझसे ये कह रहा है कि जब तक तुम मुझे एक फिरौती नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा सिस्टम अनलॉक नहीं करूंगा। यानी कि मैं जो हूं अपना सिस्टम एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा, उसका किसी तरह का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, उसकी कोई फाइल नहीं देख पाऊंगा। यह कहलाता है रैंसमवेयर। और इस तरह के ये एक साइबर हमले का प्रकार है जो कि बहुत कॉमनली होता है। ठीक है, ये बहुत जगह देखने को मिलता है। ये खबरें आती हैं कि पिछले दिनों एम्स में भी इस तरह का रैंसमवेयर हुआ था कि एम्स के सारे डेटा को उन्होंने लॉक कर दिया था और कहा था कि भैया जब तक एक फिरौती नहीं दी जाएगी तब तक हम अनलॉक नहीं करेंगे। तो रैंसमवेयर जो है ये एक प्रकार का साइबर हमला है। तो हुआ क्या, ये सीएच जो कंपनी है ये रैंसमवेयर की शिकार हो गई और इसके सारे डेटा पर कुछ लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, कुछ लोगों ने रोक टोक लगा दी। तो अब इससे दो चीजें हुई। एक तो जो बैंक सीएच की सेवाएं प्रयोग कर रहे थे पेमेंट गेटवे से जुड़ने के लिए, वो ये सेवाएं अब प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि अब अलाउड ही नहीं है। अब तो भाई ब्लॉक हो गई ना कंपनी का सारा टेक्निकल सिस्टम, सारे सर्वर सब ब्लॉक हो गए, सब बंद हो गए। तो बेसिकली या तो कंपनी रैंसम दे या फिर इस रैंसमवेयर से किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के जरिए छुटकारा पाए, साइबर एक्सपर्ट्स को बुला के। जब तक कंपनी इनमें से कुछ भी नहीं करेगी तब तक कंपनी अपने काम को सुचारू रूप से तो चला नहीं सकती। पहला फर्क तो यह पड़ा। दूसरा, एनपीसीआई को एक खतरा और लगा कि भाई भारत के सारे बैंकों का पेमेंट नेटवर्क तो एनपीसीआई संभालती है। एनपीसीआई को लगा कि यार अगर सीएच के सिस्टम में इस प्रकार का कोई वायरस प्रवेश किया है तो भैया हमको अभी सीएच के सिस्टम्स को अपने मेन सिस्टम से अलग कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। मतलब ये वही बात होगी ना कि यार आपके घर में जब भाई किसी कोविड नया फैला था, अगर घर परिवार में किसी को कोविड हो रहा था तो आप उसे आइसोलेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? ताकि वो बीमारी आपको ना फैल जाए, जो कि अच्छा उपाय था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोविड हुआ था, मैं भी आइसोलेटेड रहा था, हालांकि तब भी परिवार वालों को हो गया था, लेकिन तब भी आप समझ रहे हैं ये एक सही तरीका है। तो भाई ऐसे में क्या है, एनपीसीआई ने भी क्या किया है, सीएच के पूरे सिस्टम को अभी के लिए जब तक वो इस समस्या से निजात नहीं पाता अपने सिस्टम से अलग कर दिया है, उसको आइसोलेशन में डाल दिया है। और जब तक ये समस्या खत्म नहीं होती, जो बैंक सीएच की सेवाओं का प्रयोग कर रहे थे वहां पे सेवाएं अभी बाधित रहेंगी, ये बात स्पष्ट है। हालांकि ये बात एकदम क्लियर है, एनपीसीआई आरबीआई दोनों ने ये क्लियर किया है कि बहुत ही छोटे छोटे बैंक इससे प्रभावित हुए हैं और भारत के कुल पेमेंट का, भारत में रोजाना का जितना पेमेंट होता है उसका मात्र 0.5% ही इससे प्रभावित होगा, बाकी इससे प्रभावित नहीं होगा। यह बात भी एनपीसीआई ने साफ कर दी है कि बहुत छोटे छोटे बैंक्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो है, उनका प्रभाव जो है वो बहुत ही सीमित है और ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पे यह क्या है, डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो रही है, ऐसे डिजिटल होती हुई इकोनॉमी में यह हमारे ऊपर साइबर खतरे कितने हैं इसकी तरफ एक बार फिर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ आगे होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई 5 तारीख से हमारा लॉन्ग टर्म बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। बिगिनर जो लोग हैं, जिन्होंने अभी कुछ खास तैयारी करी नहीं है, उनके लिए यह है, एजे लाइव कोड लगा के 32,999 में जुड़ जाइए। 2026-2027 में अगर आपको पेपर देना है तो इससे बेहतर बैच आपको नहीं मिलेगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।